अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो जारी है। अहम रहनुमाओं ने जलसे से खिताब भी किया है। अब इस जलसे के बाद ये जो तासुर था कि पहले भी जलसों की तारीख दी गई लेकिन वो जलसे मुलतवी हुए। आज बहरहाल तमाम रुकावटें और तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो जलसा हुआ, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इजाज़त भी दी। जलसे का मकाम जो है वो ज़रूर तब्दील हुआ लेकिन जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ का हो गया। लेकिन अब इस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इस जलसे से क्या हासिल हुआ, इसी के साथ साथ अब जो हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता किया था, उस रब्ते के बाद अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसी के साथ साथ अब इस्लामाबाद के अंदर अहम कानून साजी के हवाले से भी चेमगोइयाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है आने वाले दिनों में अहम कानून साजी करने जा रही है। हम इन इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत से जलसे मुलतवी होने के बाद आज तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो हो गया। आप क्या देख रहे हैं अब इसके बाद जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई कि जलसा होगा नहीं होगा, जलसे के बाद आप क्या समझते हैं कि अब पीटीआई आगे खामोश रहेगी या आप समझते हैं कि नहीं अभी आगे मामला चलते रहेंगे? जी, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो जलसा करे और कभी भी पीटीआई को जलसा उनका रोका नहीं गया। सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली पूरा इस्लामाबाद डिस्टर्ब हो जाता है और सारी जो कंसर्न्स थे वहाँ लोगों के इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, तो उससे ज़रा मैटर कंसर्निंग था। उनको जलसे से कभी भी नहीं रोका गया और आइंदा भी कभी नहीं रोका जाएगा। लेकिन सलीम साहब, अब एक कन्फ्यूजन जो है वो सामने आ रही थी। हमने देखा कि सदर साहब ने जो जॉइंट सेशन हुआ था उससे खिताब के बाद उसी खिताब के दौरान ये दावत दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से, फिर प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। फिर हमने देखा कि अचानक जो है वो पीटीआई के ऊपर पाबंदी का फैसला सामने आया। आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इंटैक्ट है और अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि हम कभी भी मुज़ाकरात किसी भी पार्टी के साथ बंद नहीं करते और हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहते हैं और हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स मुज़ाकरात के बगैर तो होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो पीटीआई इज़ नॉट दी ओनली पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमेशा मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और पहले भी आपने देखा, हमारी भी जब गवर्नमेंट थी, कि कभी भी हमने किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमेशा ये पीटीआई की तरफ से रहा है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ रहा, हमारा कभी ये मौक़िफ़ नहीं था। नहीं, लेकिन सलीम साहब वो कहते हैं कि आप एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को उठाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते। ये पीटीआई वाले शिकायत करते हैं। नादिर साहब, आप उनका वक्त भूल गए कि हमारी लीडरशिप जेल में थी और वो फिर भी हमें कहते थे हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप वो वक्त भूल गए जब हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू होते थे। आप वो वक्त भूल गए जब वो गवर्नमेंट में होते थे और उनको दावत देनी चाहिए थी कि जी आप आके हमसे डायलॉग करें। उन्होंने तब भी दावत नहीं दी। तो ये कहना कि जी हमारे खिलाफ कुछ किया ना जाए इसीलिए तभी हम डायलॉग करेंगे, ये तो हम भी कह सकते थे कि जी आप मगर हमने तो उस वक्त भी कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो हम आपसे डायलॉग नहीं करेंगे। हम तो उस वक्त भी डायलॉग करते थे और इनके लोग हमसे बातचीत करते थे, ऐसा नहीं था। अच्छा, तो फिर अब आप क्या समझते हैं कि अब भी रुकावट जो है डायलॉग में वो पीटीआई की तरफ से ही है? अगर वो रजामंद हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है मुज़ाकरात के लिए? जी, हमने तो देखिए कभी ये कहा ही नहीं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे किसी भी पार्टी को, पीटीआई हो, मौलाना साहब हो, कोई भी हो। अभी आपने देखा मौलाना साहब, प्रेसिडेंट साहब चले गए उनके घर, तो ऐसी कोई बात कभी है ही नहीं। ये हमेशा पीटीआई की तरफ से है कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे,
ये है, ये खराब पार्टी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। और वो कहते हैं हमारी सियासत ही इसीलिए चलती है कि हम किसी से बात नहीं करते। तो ये तो सारे मौके उनके हैं, हमारे नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा, आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, हमने देखा कि सदर साहब ने उनसे मुलाकात की, वज़ीर आज़म साहब ने भी उनसे मुलाकात की। उन मुलाकातों के में पेशरफ्त क्या हुई है? क्या मौलाना साहब आपके साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं, रजामंद हुए हैं? देखिए, जो भी मौलाना साहब की वजूहत थी कि वो गवर्नमेंट में नहीं आए, गवर्नमेंट ने ज्वाइन नहीं की, उनसे थ्रू आउट डायलॉग होता रहा। ऐसा नहीं है कि उनसे बिल्कुल हम कोई बंद कर दी उनसे बातचीत करना। उनसे हमारी बातचीत होती रही जी। और उसका रिजल्ट आपने ये निकला कि देखें कि सब ने उनको विजिट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई ने भी उनको विजिट किया। जो पार्टी उनको हमेशा बुरा भला कहती थी, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करती थी, वो भी गए उनसे मिलने के लिए। तो देखें, पॉलिटिक्स में ये डायलॉग कभी भी बंद नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, चाहे आप एग्री करें या ना नहीं। लेकिन सलीम साहब, फिर मौलाना साहब आपके साथ चलने के लिए रजामंद हुए हैं या अभी भी आप समझते हैं कि वो पीटीआई के साथ ही चलने के लिए तैयार होंगे? कभी बंद नहीं होना चाहिए। देखिए वो डिसीजन अब मौलाना साहब के ऊपर है। हमने तो जाके उनसे डायलॉग भी किया, उनसे बात भी की, उनसे डिस्कशंस भी की। अब ये मौलाना साहब का डिसीजन है, उन्होंने अपनी सियासत करनी है, अपनी पार्टी चलानी है, जो उनको सूट करेगा वो करेंगे। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने उनको हुकूमत का साथ देने या आपके साथ चलने की दावत जरूर दी है। वो तो हमेशा हम थ्रू आउट देते हैं, ये सिर्फ उस वक्त जाके नहीं दी, वो हमने थ्रू आउट उनको कहते रहे। सलीम साहब, ये बताइएगा सर कि आपने ये जो मौलाना साहब का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद हुकूमत की जानिब से मौलाना साहब को 4 वजारतें देने की और गवर्नरशिप देने की पेशकश भी की गई है। क्या इन खबरों में सदाकत है? देखिए नादिर साहब, ये इस टाइप की जो बातें हैं ना कि वो किस वजह से और क्या चीजें, वो तो बात की बातें हैं। पहले तो प्रिंसिपली मौलाना साहब ने ये डिसाइड करना है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे कि नहीं। हाँ। एक दफा वो जब डिसाइड कर लेंगे, हाँ। फिर उसके बाद ये चीजें डिसाइड हो सकती हैं। अच्छा, तो आपने उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है सर? जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब तो मतलब एक तरफ पीटीआई उनको एंगेज कर रही है कि वो उनका साथ दें, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने, दूसरी तरफ आप समझते हैं कि जो जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं मौलाना साहब के, और इवन नवाज शरीफ साहब के साथ भी, नवाज शरीफ साहब भी उनके घर पर गए थे, आप समझते हैं पूरी उम्मीद है कि मौलाना साहब आपके साथ चलेंगे? देखिए, ये तो अब हर सियासी पार्टी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से हमारे साथ चलें। पीटीआई भी कोशिश करेगी, गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करेंगी। ये तो अब इन द एंड मौलाना साहब डिसाइड करेंगे ठीक है वो किसके साथ जाना चाहते हैं और उनके पॉलिटिकल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ पूरी होती है। ये तो मैं कहूँगा कि वो पॉलिटिकली खुद डिसाइड कर सकते हैं, और अपनी उनकी पार्टी भी अब एक ऐसी पार्टी है जो कि ये रोल प्ले कर सकती है। नहीं, लेकिन सर ये बहरहाल ये जो अब खबरें आ रही हैं कि ऐवान सदर में इशाया दिया जा रहा है तमाम अराकीन को, जिनमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, एमएनएस भी शामिल हैं, उनको भी मदऊ किया गया है, और आने वाले जो इजलास हैं उनमें हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। क्या एजेंडा होगा सर जो ऐवान सदर में इशाया का सुन रहे हैं? देखिए, ये तो इस टाइप के इशाये तो दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट भी बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बुलाते हैं जी। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो क्यों ये इशाया दे रहे हैं, वो तो देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुलाया था, कुछ किया था, सबके साथ डिनर किया था। तो लीडरशिप करती रहती है। ठीक है, नहीं लेकिन सर ये खबरें आ रही हैं ना कि शायद ये जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में जो इजलास होंगे उनमें कोई अहम कानून साजी हो रही है अदलिया से मुतल्लिक। क्या वाकई हुकूमत इरादा रखती है कि अदलिया से मुतल्लिक कोई कानून साजी होने जा रही है? तो ऐसी कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के लिए ये नहीं हो रही। लास्ट वीक भी हमने कुछ बिल किए थे जो बड़े जरूरी थे,
तो उसके लिए भी हमने सबको, सब सेनेटर्स को, सब MNAs को बुलाया था कि आप लोगों ने अटेंड करना है इजलास। तो ये तो होता रहता है जब भी बिल्स होते हैं इस टाइप के, या जो बिल्स पेंडिंग होते हैं या जिसमें इम्पोर्टेंट अटेंडेंस की जरूरत होती है, तो वो हम बुलाते रहते हैं। नहीं, लेकिन सलीम साहब, ये जो अदलिया से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि कानून साजी कोई आप करने जा रहे हैं या रूल्स में कोई तरमीम हो रही है, हुकूमत अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी करने का इरादा रखती है? आप इसकी कोई तस्दीक करेंगे? देखिए, वो जजेस का तो आपको याद है ना, हम एक वो बिल लाए थे जो जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। जी। तो उसके सिलसिले में वो बिल अभी तक पेंडिंग है, वो हम शायद लेके आए इन द नेक्स्ट जो भी सेशन होगा। अच्छा, लेकिन ये जो तासुर एक दिया जा रहा है कि शायद आप चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई इरादा आप समझते हैं कि हुकूमत का है? ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। अच्छा। कि इस किस्म की कोई बात है। अच्छा, ठीक है। सलीम साहब, दो मुख्तसर और सवालात होंगे। आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी IMF के हवाले से, आपने हाल ही में फाइनेंस कमेटी भी चेयर की। ये जो तमाम शराइत कहा गया कि IMF की मुकम्मल कर ली गई हैं, उसके बावजूद ये जो ताख़ीर हो रही है, आप समझते हैं कि हम इसको ताख़ीर कह सकते हैं मुआहदे की, उसको फाइनलाइज होने में, या आप समझते हैं कि नहीं अभी कुछ चीज़ें रहती हैं? देखिए, ताख़ीर तो मैं इसको नहीं कहूँगा। जो उनकी कंडीशंस हैं वो मीट होने में डिले हो रहा है। अच्छा। उनकी तरफ से ताख़ीर नहीं है, IMF की तरफ से, हमारी तरफ से है। तो वो जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। SLA उन्होंने साइन कर दिया है, सारा कुछ साइन हो गया है उनके साथ। हाँ। सिर्फ ये है कि वो जो चीजें हमने कंप्लीट करनी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कल तक कि काफी हद तक वो भी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई IMF की तरफ से ताख़ीर नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो अब एक कुछ खबरें आ रही थी कि पंजाब हुकूमत ने जो बिजली में रिलीफ देने के हवाले से फैसला किया था, उसकी मुखालफत की है IMF ने कि ये ख़त्म कर दें। देखिए, वो उन्होंने मुखालफत इसलिए की कि अगर उसमें फेडरल गवर्नमेंट के कोई बजट पे कोई कॉम्पनसेशन फेडरल गवर्नमेंट दे रही है तो उस पर IMF को ऑब्जेक्शन है। अगर पंजाब गवर्नमेंट अपने बजट से कोई रिलीफ देना चाहती है तो वो उनकी मर्जी है, वो दे सकते हैं। और यही उस वक्त डिसाइड हुआ था कि अगर प्रोविंसेस अपने बजट से कुछ देना चाहते हैं और कुछ किसी और एरिया से, अपने PSDP से या किसी एरिया से वो दिल्ली में कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। IMF को ऑब्जेक्शन बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की कॉम्पनसेशन पे है। अच्छा। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो IMF को कोई इशू नहीं होगा। तो सलीम साहब, आप कब तक पुरुम्मीद हैं कि ये मुआहदा जो है इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सितंबर में ये कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, चलें, ठीक है। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, जाहिद खान साहब जो सीनियर सियासतदान हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पार्लियामान के अंदर जो अहम फैसले हुए PDM बनने और PDM की हुकूमत बनने के वक्त भी जाहिद खान साहब जो हैं इन तमाम इशूज़ में, उन मुलाकातों में, अहम मुलाकातों का हिस्सा भी रहे और मुशावरत का हिस्सा भी रहे। लेकिन हाल ही में उनकी जानिब से एक फ़ैसला आया कि वो सियासत जो है वो छोड़ रहे हैं। हम जाहिद खान साहब से ये भी पूछेंगे कि उन्होंने सियासत छोड़ने का फ़ैसला किन वजूहात की बिना पर किया, लेकिन साथ ही साथ जो आजकल मुल्क की सियासी सूरत हाल है हम उस पर भी बात करेंगे। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाल ही में एक आपका बयान आया कि आपने सियासत जो है वो छोड़ दी है। आजकल अगर आप देखें तो सियासत, मौलाना साहब भी जलसे कर रहे हैं, PTI जलसे कर रही है। ये अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे सियासत जो है वो उरूज पर है, आप सियासत छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, क्या वजूहात बनी सियासत छोड़ने की? बहुत शुक्रिया नादर भाई। ऐसा है कि सूरत हाल आपके सामने है कि इस मुल्क में चाहे कोई जलसा करे, कोई जुलूस करे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आपके पार्लियामेंट बैठा है। और ये हमेशा के लिए मुल्क के जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो होते हैं वो सिस्टम सारा वही चलाते हैं। हमारी बदकिस्मती हमारे मुल्क में आज भी जो आपकी कमेटी बनी है SIFC, वो देखे ना, अब इन्हें हमारे हुक्मरानों के ऊपर जो पार्लियामेंट है मौजूदा 15-25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, उसके वज़ीर-ए-आज़म में उस पर एतमाद नहीं है, इसलिए कमेटी बना दी गई है। तो आप इस सूरत हाल में मेरे जैसे सियासी कारकुन के लिए मुश्किल होता है उस सूरत हाल में कि क्या करे
क्योंकि न तो पार्लियामेंट में कोई से है, ना आपके पार्लियामानी जमहूरियत का वो जो मानी है वो भी नहीं है मौजूद। और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप देखें तो आपके हमारे जो सिस्टम है वो जुडिशरी अपनी मर्जी से चलाती है, जुडिशरी अपना सियासी एजेंडा लेके फिर रही है, हमारे जो ताकतवर तबके है वो अलग करवा रहे। देखिए ना, आर्मी चीफ का और वज़ीर आज़म का बैठना या उसकी कमेटी बनाना मुझे अनहोनी लगती। कभी दुनिया की किसी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम में फिर मेरे जैसे एक सियासी कारकुन के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जलसे करे, जुलूस करे, कुछ करे, लेकिन आपने इस पार्लियामेंट में जाना है ना, और इस पार्लियामेंट का अगर कोई मानी नहीं है, इस पार्लियामेंट में कोई फैसले नहीं हो सकते, उसका जो एग्जीक्यूटिव उसके पास इख्तियार ना हो, फिर वो मुल्क क्या चलेगा। इस सूरत हाल के नाते मैंने इसलिए ये फैसला किया कि चूंकि जो सूरत हाल है इस मुल्क की वो गर्दून है, और इस वक्त अगर आपको पता है दिगरगून है। इस वक्त आपको पता है कि पैसा पॉलिटिक्स में है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी पैसे लेते हैं, चाहे वो कोई और लोग हैं वो भी पैसे लेते हैं। इलेक्शनों में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए सीट जीतने के लिए और पार्टी से टिकट लेने के लिए। तो इसी सूरत हाल में मेरे जैसे सियासी कारकुन का क्या हैसियत रह जाता है। फिर हम कहते हैं कि इससे बेहतर है, क्योंकि हमने 40 साल सियासत की इस मुल्क के अंदर, मैंने 34 साल एक पार्टी का सेंट्रल प्राइमरी सेक्रेटरी के एजाज है, मेरे ख्याल में दुनिया में रिकॉर्ड नहीं है, मैंने किया। लेकिन रिजल्ट क्या है कि हम आवाम को कुछ नहीं दे सकते। सारे पार्लियामेंट आप लोग जाते देखते रहते, पार्लियामेंट में क्या होता है, सारे दिन लड़ाई या झगड़े होते हैं। जो आवाम की मुश्किलात है, बिजली की बिल है, गैस है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करते हैं। तो जमहूरियत तो इसलिए लोग पसंद करते हैं कि उसमें आवाम के आवाज, आवाम के राय का एहतराम करे और आवाम की सहूलियात को ढूंढे। जब आप नहीं कर सकते तो फिर उसमें मेरे ख्याल में बेहिसी है कि फिर वहां नहीं। तो जाहिद खान साहब, आपने भी तो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, आपने पैसों पर टिकट तकसीम होने की बात भी की। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये सारा कुछ होता रहा और 2024 के इलेक्शन में भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पैसा इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि इस वक्त मैं जो आपको बता, आज भी मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, तो वो हार गया है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नाम नहीं लेता हूँ। वो कहते मैंने 2 करोड़ रुपए दिए। यार, एक एमपीए 2 करोड़ रुपए देते हैं और फिर भी वो हारता है। हमारे सूबा में तो इस दफा जो कुछ हुआ है वो तो खैर वो तो न मानने वाली बात है। क्या आपके ये जो हमारा गंडापुर साहब बैठे, इनसे पूछिए आपने कितने पैसे दिए हैं जब वज़ीर आज़म बने हैं। अगर ये सूरत हाल हो, देखिए वहां पे आजकल नौकरी कितने दिए हैं जाहिद खान साहब? जी, पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है, कितने पैसे दिए हैं गंडापुर साहब ने? ये तो जो मैंने सुना है वो कहते हैं कि 20 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 20 करोड़ नहीं, मुझे 2 अरब का भी है कि 2 अरब उसने दिए हुए सिर्फ वज़ीर बनने के लिए। और इससे पहले जब इलेक्शन में कुछ हुआ, हर एक बंदे ने, किसी ने 4 करोड़ रुपए, किसी ने 10 करोड़ रुपए, किसी ने नहीं। लेकिन जाहिद खान साहब, ये गंडापुर साहब की जो आप बात कर रहे हैं, ये उन्होंने पार्टी को 2 अरब रुपए दिए, या आप समझते हैं कि नहीं किसी और को दिए और सीट जीतने के लिए इन्होंने रकम दी थी? पार्टी का तो अपना है, पार्टी का तो जो हिस्सा होते हैं वो अलग होता है, वो इसे नहीं। ये तो जो इदारों को दी गई है, जो कहते हैं कि जी नाम लिया जाता है कि जो वहां पे ऑफिसर थे इलेक्शन में, जी बिल्कुल ठीक, हाँ, उन्हें को दी गई है। पता नहीं उनको दी गई है नहीं दी गई है। आरोज को सुना है कि आरोज को दी गई है, अभी आरोज को दी है या किसी और ने ली है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन पैसा लिया गया है। तो नहीं, तो जाहिद खान साहब, अगर आप खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और अगर आप समझते हैं कि आरोज भी पैसे ले रहे हैं, तो फिर आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू क्यों नहीं किया या कोई दरखास्त दायर क्यों नहीं की? ये मैं आप हकीकत बता दूं कि क्या हुआ था कि मैं 2018 में भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था। मैं कभी भी इलेक्शन का नहीं, क्योंकि मुझे उस वक्त भी बंदियार खान ने मजबूर किया था, मैं इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस दफा भी 2024 में भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था। और मैंने जो अब ये लंबी कहानी बन जाएंगी, लेकिन हमारे लोकल तंजीम इकट्ठे होकर उसने जाके दरखास्त दिया पार्टी को, और फिर पार्टी ने कहा कि आप लड़े। मैंने लड़ लिया, लेकिन मुझे पता था कि जी हम नहीं जीत सकते। उसकी वजह यही थी, आपने मैं इसलिए जाऊं। अभी जो गए उनका क्या हाल हुआ कि मैं भी जाऊं इलेक्शन, और जो फैसला हो जाते इस मुल्क में वो फैसला वापस आता नहीं। लेकिन फिर जाहिद खान साहब ये बताएं कि अब आपने सियासत छोड़ने का फैसला किया है, ये टेम्पररी है या दीगर जमातों से आप समझते हैं कि उन्होंने आपको अप्रोच किया है, और मुस्तकबिल का फैसला आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी आपकी? देखिए, अप्रोच तो होते हैं,
बहुत अप्रोच हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चूंकि अपने हल्के के लोगों के साथ बात करूंगा, मैं जाऊंगा, उनको कहूंगा कि भाई ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में जो भी रास्ता आप लोग मुंतखब करेंगे उसकी तरफ चलेंगे। फिर जो सियासत छोड़ने का इरादा जो मैंने किया वो तो है, लेकिन अभी वहाँ पे हल्के के लोगों का अपना एक मसाइल और मसले होते हैं, तो वो डिसीजन वो लेंगे, क्योंकि मैं उनकी तरफ जाऊंगा, रुजू करूंगा जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, मुशक्कत की, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने कुर्बानियां दिए। देखिए हमारे पार्टी में तो जब हमारी पार्टी थी, जो हमारी पार्टी थी उसमें तो कुर्बानियों के अलावा हमने तो बहुत कुर्बानी दी। आपको पता है मेरा घर उड़ा दिया गया, मेरे हुजरे पे आई, मेरे भाई को 6 गोली मार दी, वो तो अल्लाह ने बचाया, मेरा गार्ड शहीद हो गया। हमने क्या किया था? इस कौम की बात कर रहे थे ना, इस कौम के जो तालिबान के दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे थे, कुछ और तो किसी ने, हमने न बंदूक उठाया था न बंदूक के पीछे गए थे। नहीं, लेकिन आपका सियासत छोड़ना भी तो एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि आपका अवामी नेशनल पार्टी पर अदम एतमाद भी है, लीडरशिप पे अदम एतमाद भी है, क्योंकि पार्टी के होते हुए, लीडरशिप के होते हुए अगर आपने जमात छोड़ी तो आपके अपने पार्टी से इख्तिलाफात भी तो हो सकते हैं ना सर? देखिए इख्तिलाफात तो स्पंदियार खान तक मैं सही बताऊं, मेरे इख्तिलाफात नहीं रहे, क्योंकि उसने मेरे भी इज्जत किया था, मैंने भी इज्जत किया। लेकिन इसके बाद जो हमारा नौजवान आ गया था, आपको पता है, आपको बखूब पता है इस्लामाबाद में कि किन बातों पे मेरे इख्तिलाफात रही थी। इख्तिलाफात थी, इख्तिलाफात होती रहती थी, और 2-3 साल से आपको याद है कि इख्तिलाफात चले आ रही थी। तो जाहिर है वो अपनी जगह पे है, लेकिन छोड़ के मैंने यही सोचा कि इससे बेहतर है कि पार्टी छोड़ लो तो सियासत ही छोड़ो, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए मैंने एक पार्टी में 40 साल गुजारी, फिर मैंने 34 साल उस पार्टी का इंफॉर्मेशन सिटी का खिदमत सर अंजाम दिए। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी, क्योंकि वो लोग, जो वली खान बाबा था, मैं तो उसका पैरोकार था, मैं तो वो जिस मोहब्बत से हमें प्यार करता था, हमें मोहब्बत देती थी, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस नसीब करे, और उनकी पॉलिसियाँ अगर चले तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा, तो फिर हमने कहा कि इससे बेहतर है कि हम पार्टी छोड़ दें, तो सियासत ही छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, लेकिन जायद खान साहब ये भी बताइएगा कि आजकल ना बड़े इंकशाफात भी होते हैं कि पीडीएम के बनने के वक्त ये हुआ, पीडीएम की हुकूमत बनी, फिर एक्सटेंशन के मामलात आए। माजी में जितनी भी अहम मुलाकातें हुई, वो जरदारी हाउस में हों या कहीं मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर हों या पीडीएम में हो, आप उन मुलाकातों का, बहुत सी अहम मुलाकातों का हिस्सा भी रहे। आप बताएंगे कि क्या फिर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर अवामी नेशनल पार्टी हो, इन्होंने समझौते किए पीडीएम बनने की बाद, या पीडीएम की जो हुकूमत बनी वो भी समझौते के तहत बनी और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आप लोगों ने बनाई? देखिए जो पीडीएम की हुकूमत बनी उसमें जाहिर है कि वो बगैर उसके हो ही नहीं सकती थी। पीडीएम की हुकूमत बनने के जो अपोजिशन बनी थी, अपोजिशन एक ही झंडे पे बनी थी, आपको याद होगा, जिसका मैं भी हिस्सा था, और अपोजिशन ठीक था। अपोजिशन से हम कैसे निकल गए या पीपल्स पार्टी कैसे निकल गई, ये भी मुझे एक बहुत बड़ा मसला लगता है। क्योंकि हमारे जो लोग थे, हम कमेटी में जब बैठे हुए थे, जिस वक्त वो शोकास, इन्हें मुझे नहीं पता, खाका नवासी तो है कि ये शोकास किस खाते में, आपको अलायंस, आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हम नहीं थे, आपका अलग पार्टी थी, हमारी अलग पार्टी थी, आपने शोकास किस हैसियत में दिया था? मैंने मना भी किया था कि देखिए ये नहीं होता है अलायंस में, ये इतिहादों में, ये जो अपोजिशन की इतिहाद होती है इसमें ये चीज़ नहीं होती। बहरहाल उन्हें दे दिया और फैसला हुआ, पीपल पार्टी भी चले गई, हमें भी पता नहीं है कि हम क्यों चले गए, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं इसके बाद की बात आता हूँ कि जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी, आप फिर मुझे बता दें कि उस पीडीएम हुकूमत में हमारा क्या लेना देना था। तो इसलिए वो भी तो आपने सपोर्ट तो किया था, बिल्कुल किसी कंप्रोमाइज के बगैर तो था नहीं, सपोर्ट किया था, बल्कि बैठे हुए थे। इसमें भी मेरा इख्तिलाफ रहा था कि हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ बैठे रहे थे जाहिद खान साहब? एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहाँ बैठे रहे? ये तो खैर मुझे नहीं कहाँ बैठे रहे, लेकिन जाहिर है कि वो तो हर जगह मौजूद होते हैं। जाहिद खान साहब, ये जो पीडीएम की हुकूमत के बनने के वक्त, यहाँ जब भाजपा साहब को एक्सटेंशन दी गई, या चले हम पीडीएम की हुकूमत की बात कर लेते हैं, तो उस वक्त फिर आप भी पीडीएम का हिस्सा थे, बाद में आपको शोकाज नोटिस मिला था, आप अलग हुए, पीपल्स पार्टी अलग हुई। उस वक्त स्ट्रेटजी क्या थी? क्या मौलाना साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उस वक्त ले रहे थे? क्योंकि वो तो उस वक्त तो सरबराह वही थे और वो इस्तीफों की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने मना किया था कि पार्लियामान के अंदर मौजूद रहें। तो फिर ये समझौते कौन कर रहा था पीडीएम के अंदर? देखिए जी, पीडीएम के अंदर समझौते तो हर एक अपना अपना सौदा कर रहा था, मैं आप हकीकत बता दूं, लेकिन एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं करता था।
जब हम मीटिंग में बैठ के, मैं यही सवाल मैं हमेशा के लिए कहता कि आप बताओ कि जो हम ये काम कर रहे हैं ये किस तरह करेंगे, ये कैसे होगा, कोई आगे से जवाब नहीं होता था। तो यही बात है कि ये कोई नहीं, हर एक पार्टी का अपना अपना लाइन था, अपने अपने लाइन पे चल रहे थे। ये नहीं था कि कोई किसी वो आके मीटिंग में कोई बात बताते, बस मीटिंग में तो ये डिस्कस होगा कि तो जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आप समझते हैं कि उसमें भी सपोर्ट थी? फिर ये तो देखिए, अगर नहीं थी तो फिर बता देते ना कि भाई हमारे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में थी। इसलिए खामोशी थी, बता नहीं रहे थे। मैं अभी इसलिए उस रूप से नहीं कहता हूँ कि बता नहीं रहे थे, जब भी हम मीटिंग में बात करते थे कि बताया जाए, नहीं बताई जाती थी। तो हर एक पार्टी का अपना अपना एक लाइन था और हर एक अपने अपने लाइन पे बात करती थी, अंदर जहां भी बात करती होती थी। लेकिन यहाँ पे जब मीटिंग होती थी उसमें वो बात का जिक्र नहीं होता था। तो सर उस वक्त तो उन मुलाकातों में मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद होती थी, बिलावल साहब भी मौजूद होते थे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका मौक़िफ़ आप क्या समझते हैं, उस वक्त क्या था? देखिए जी, उस वक्त तो यही था, वो तो एक तो मुत्तफ़िक़ ये थे कि एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक काम है, उस पर बिल्कुल वो उसी काम से काम रखे और वो आइन में जितना भी इख्तियार जिस इदारे को दी गई उस पर काम करे। लेकिन ये तो बात थी ना, होती थी। अब अंदर की क्या बात थी या अंदर क्या कौन कहाँ बात कर रहे थे, ये मैं ये कह सकता हूँ कि वो जरूरी थी, लेकिन हमें इल्म नहीं होता था। जो करते थे शायद उनको पता हो। ठीक है जाहिद खान साहब, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब जेल में हैं, जो फैसले हो रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं, पीटीआई पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, आप सियासत से मायूस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको सूरत हाल नजर क्या आ रही है, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए मैं एक सियासी कानून के नाते देता हूँ कि हम बहुत मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और जब से ये हमारी जमहूरियत और जमहूरियत पे हमेशा की जो वार होता रहा, उसकी बदकिस्मती ये हो गई कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए कि अब हर एक बंदा सोचता है, पूछता है कि क्या मुल्क बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या मुल्क के जो सूरत हाल है बेहतर होगा कि नहीं होगा। और ये तजद्दुद के शिकार हर पाकिस्तानी फर्द इस वक्त जो 25 करोड़ आवाम है, अगर आप रेडियो वाले के पास जाएगा तब भी आपसे पूछेगा, आप टीवी वाले के पास आएगा तब भी आपसे पूछेगा, सियासतदान के पास जाएगा, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या होगा। अल्लाह बस इस मुल्क को खैर करे। लेकिन मैं 40 साल तो अपने जो सियासत जो जिहद की थी, मुझे इस पे इसलिए अफसोस हुआ है कि हमने इस कौम के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलें ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब से राब्ते कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत भी राब्ते कर रही है। हाल ही में जो सदर साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात में आप भी मौजूद रहे, उस मुलाकात का आप हिस्सा थे। आप बताएंगे कि क्या बातचीत हुई, क्या मौलाना साहब को हुकूमत के साथ चलने, हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में बैसित एक जिम्मेदार के, एक सियासी कारकुन के, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों का आपस में राब्ता होना चाहिए। किसी नुक्ते पर किसी के साथ डायलॉग मुनक़ता हो सकता है, किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, किसी इशू पर साथ दिया जा सकता है, किसी इशू पर साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के अपने अपने मंशूर और फिक्र और नजरिए हैं। और ये मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें, मेरे ख्याल में इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, आपने देखा अगर हमारा पीटीआई के साथ शुरू में बहुत ज्यादा दूरी थी, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हम इनसे नहीं मिलते। इसी तरह पीपल्स पार्टी से शिकायतें थी, लेकिन हमेशा मांडीवाला से हमारा हर वक्त राब्ता है, हमारा भाई है, और ऐसे है जैसे कि एक बरादराना दोस्ती के लिहाज से हम एक दूसरे के साथ करीब नजदीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मौजूदा सूरत हाल में आपस में
कोऑर्डिनेशन, राब्ते बढ़ाने चाहिए। आस्ता आस्ता खुद ब खुद हालात ठीक हो जाएंगे, ये मेरी जाती राय। नहीं तो सर, हुकूमत ने आपको दावत दी है कि आप शामिल हो जाएं, आप हमारे साथ? हुकूमत में हमेशा ले तो लाजमी बात है कि दावत भी दी जाएगी, दी गई होगी, दी जाएगी। और हुकूमत में शामिल होना ना शामिल होना, चूंकि ये मरकजी हमारा एक सिस्टम है, मौलाना साहब हमारे मरकजी अमीर है, फिर वो भी खुद भी फैसला नहीं कर सकते। मरकजी शूरा, मरकजी आमिला ये फिर फैसले कर लेते हैं ना। तो उनके साथ जो बात भी हुई वो देखेंगे कि मुल्क की मौजूदा मुश्किलात का खात्मा किस में मुमकिन है। वैसे हम तो शुरू दिन से, जिस दिन से पाकिस्तान बना, जमीयत उलमा इस्लाम अल्लाह ताला के फजल करम से 73 का जो आईन है उसके अम्ब्रेले के नीचे हम सियासत कर रहे हैं। और न कभी हमने किसी ऐसी चीज की हमायत की जो मुल्क या इदारों या मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हो। लेकिन सर आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त भी मौलाना साहब का एक मौक़िफ़ था कि हमें इस्तीफ़े दे देने चाहिए। हाल ही में आपने देखा कि सरदार अख्तर मिंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया। अब उसके बाद क्या आपके पार्टी के अंदर क्या ये बातचीत भी हो रही है कि इस्तीफ़े दिए जाएं? क्या मौलाना साहब ऐसी सोच रखते हैं? देखिए, मौलाना साहब ने उस वक्त जो कहा था तो हमारी पार्टी की जाती राय थी जी, बाकी जमातें भी अपनी अपनी राय में आजाद थी जी। तो आपने देख लिया कि हमारी राय के होते हुए भी हमने दीगर जमातों की राय को तकवीत दी। और क्योंकि जमहूरियत जो है वो अक्सरियत का नाम है, और अक्सरियत के जो फैसले होते हैं ना, अगर ये तो असम्बली भी नहीं चलेगी अगर अक्सरियत एक कहे और अकलियत दूसरी कहे तो चलती नहीं होगी। इसके लिए हुकूमत जिसकी भी हो, मेरे ख्याल में उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये जितने मुश्किलात है, ये सियासत में गर्मी सर्दी है, इसके हल निकाले। ठीक है, तो जिस तरह तो क्या ये नुक्ता ज़ेर गौर है हाजी साहब के इस्तीफे दिए जाएं? नहीं, देखिए अभी तक तो हमारी जमात में ये फैसला नहीं हुआ। जब ये इत्तेहादियत बन रही थी और पीटीआई भी आई थी और इस तरह एक इशू आपके चैनल के वसातत से हमने सुना कि इस्तीफा देने चाहिए, जिसकी फिर पीटीआई की तरफ से वजाहत भी आई है। तो बैठक में हमेशा जब सियासी बैठक होती है उसमें मुख्तलिफ इशू आते हैं, लेकिन वो इशू फाइनल होता है जो कि आखिर में फैसला हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, आप जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में शामिल भी रहे, जो जरदारी साहब ने मुलाकात की थी, जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था, वो क्या राय रखते थे? जरदारी साहब के मुलाकात में मैं तो नहीं, तो वज़ीर आज़म साहब के मुलाकात में था। जरदारी साहब चूंकि एक बहुत ही समझदार सियासतदान है और उन्होंने महसूस किया कि शायद मौलाना साहब की बीमार पुरुषी भी हो जाएगी और उसमें सियासी बातें भी हो जाएगी। तो सियासी बातें की होंगी और इस तरह ओपन भी यही बातें हैं और आखिर में तो यही चीज सामने आती है कि हुकूमत के साथ दिया जाए ताकि मौजूदा मुश्किलात से निकले। तो हम तो चाहते हैं कि मौजूदा मुश्किलात से हुकूमत निकले। हम कहते हैं मौजूदा मुश्किलात से मुल्क के अवाम को निकालना चाहिए। इस महंगाई, बेरोजगारी। सर, आपकी जाती राय क्या है? आपको ज्यादा सूट कौन करता है? आप हुकूमत में जाएं वो JUIF को सूट करता है या PTI के साथ मिलके चलें वो सूट करता है? देखिए, मेरा ख्याल में इस वक्त तमाम सियासी जमातों को जो हुकूमत में है, जो नहीं है, पहले तो पीपल्स पार्टी के साथ तो फैसला कर लेना कि वो हुकूमत में शामिल हो जाए। सही। अभी तो हम बाहर बैठे हैं, तो हम तो फिर फैसला करेंगे, सोचेंगे, लेकिन तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पे मुत्तफिक होना चाहिए। ये बताइएगा हाजी गुलाम अली साहब के जो जरदारी साहब ने मुलाकात की और बाद में वजीर आज़म साहब ने मुलाकात की, अब उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई है, 4 वजारतें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। इसकी आप तस्दीक करेंगे सर? देखिए, आप ये समझ लें कि बेहसियत एक सियासी जमात हमें अगर इन्होंने पेशकश की है तो यह पेशकश ऐसे नहीं है कि इन्होंने हमें पेशकश की है कि हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से खैबर पख्तूनख्वा सेनेट कौमी असम्बली बलूचिस्तान में एक मौसर वजूद है। ठीक है, तो ये पेशकश की गई है सर? नहीं, तो पेशकश अगर की भी होगी तो इस पर इस तरह जमात
सोचेगी। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क की आवाम को मुश्किलात से निकालने, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, ताजर बरादरी परेशान है, तो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा ये जाती मशवरा होगा कि हुकूमत और जितने भी हमारे बड़े ओहदों पे लोग भाई हैं, उनको चाहिए कि मुलाकातों में ये एजेंडा रखे, ना कि हुकूमत में शामिल हो और मत शामिल हो। ये रखे कि महंगाई का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, ये IMF से छुटकारे का खात्मा, बिजली के बिलों की कमी, आवाम को रिलीफ, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ। देखिए बहुत ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क से जा रहे हैं। चले ठीक है हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अरशद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त जो मुख्तलिफ खबरें आई, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के समंदर में जो ज़खायर का एक इंकशाफ हुआ है, जो रिसर्च सामने आई है, उसके बाद क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान के समंदर में बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ जो है वो हुआ है और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। माजी में भी इस हवाले से जो इंकशाफात हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, लेकिन उसके बाद जो खबरें आईं वो खबरें जो हैं वो उस हकीकत के बरक्स थी। लेकिन अब जो इंकशाफात हो रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं अरशद अब्बासी साहब जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं उनसे। सर बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। हाल ही में हमने देखा कि एक मरतबा फिर समंदर में तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। ये खबर आपके नज़दीक बतौर एनर्जी एक्सपर्ट आप इस खबर को कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझसे राय पूछी। पहली बात ये कि इसका सोर्स कौन है, ये किसने डिस्क्लोज किया। जो मेरे सामने बातें आई हैं वो ये है कि किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये आउट ऑफ द बॉक्स एक बात कही है, एक ऐसी बात कही है जो मेरे ख्याल में पहले जिसकी फाउंडेशन ना कोई 2D 3D कोई सर्वे या कोई इस तरह की बात नहीं है। अच्छा। और इसके बाद मिनिस्ट्री में भी काफी इसकी क्लैरिफिकेशन आ रही हैं कि ये बात हुई कैसे। ऑफिशियली वो भी इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात सोचने की ये है कि समुंदर में तो हम जाके किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये बात कर दी है, पता नहीं किस मकसद के लिए की है। आप जिस बंदे से अभी बात कर रहे हैं, 2014 में मेरे ख्याल में मैं वाहिद आदमी था या हूँ पाकिस्तान में जो शेल गैस के ऊपर एक ट्रेनिंग भी लेके आ गया था मेहता से। हमारे पास वो रिजर्व में लो हैंगिंग फ्रूट है, उधर उसकी आज की 2 पेज की पॉलिसी नहीं हो सकी। इससे पहले एक हेल्प रिपोर्ट थी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन असेसिंग पॉलिसी कि आप वहां पे अभी तक पूरा पाकिस्तान में जो सर्वे टोटल हुआ है, पूरा एरिया अभी 50% से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। सही। और देखिए वहां पे जो केकड़ा 1 केकड़ा 2 में आप देखें कितने की वो ड्रिल किस लेवल पे गई थी, 4000 मीटर 3000 मीटर। वो यार देखें, बात ये है कि ऐसी बात करना मेरे ख्याल में बड़ी नामुनासिब सी है। हम ये कह सकते हैं कि ये कबल अज़ वक्त है जो चीजें सामने आ रही हैं। देखिए पूछना चाहिए कि ये किसने एक्सप्लोर की है, ये किसने बात की है। सही। उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बताएं आपके पास ये ऐसा क्या सोर्स है, ऐसी क्या बात है जो आपने ये बात की। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, या कोई उन्होंने ख्वाब देखा या कोई उनको कोई ऐसी कोई बात नजर आई है, किसी पूछा, जैसे हमारे इलाके यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में पीर हैं शुभ उनसे ये पूछ लिया, बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसके पीछे भी कोई सब्सटेंस होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि माजी में जैसे मैंने जिक्र किया कि PTI के दौरे हुकूमत में जब ये दावा किया गया कि ज़खायर जो है वो बहुत मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि उन खबरों और मौजूदा जो ये इंकशाफात हैं इनमें कोई ये भी शायद उसी तरह ही साबित हों जैसे माजी में हुआ? देखिए उस वक्त भी जो ऐसे शोर बचा दिया गया कि ये होगा वो होगा, ये हमारे गैस के इतने रिजर्व आ जाएंगे, बल्कि इसमें तो काफी मीम्स भी बनना शुरू हुई थी, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आएंगे, यहाँ हम जॉब तलाश करें। और एट द एंड क्या हुआ, आपके कितने पैसे लगे? मेरे ख्याल में कम से कम 25-30-40 बिलियन डॉलर लगे उन ऑयल कंपनीज के। ठीक है वो एक्सप्लोरेशन खाली, लेकिन वो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसके मुकाबले में आप ये देखें कि क्या हमारा अभी तक हमने वजीरिस्तान में पूरी तरह एक्सप्लोर किया है? कोयलू को अगर आप देखें, अगर देखिए आज ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग सवाल है। जो दूसरा
कि बलूचिस्तान में हमने ऐसे इन्वायरमेंट बनाने हैं, स्पेशली मेरे ख्याल में मैंने कोलू के 1 नहीं 4 सर्वे देखे और वो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के थे। उन्हीं लोगों का ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुई में ये सब जगह पे डिस्कवर की थी, डिस्कवरी हुई थी। अभी तक आपने उनकी रिपोर्ट को कंसल्ट नहीं किया। ये नहीं, वो कहते हैं हाथ में चीज नहीं है, आप जगह समुंदर से जाके निकल आए। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अरशद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले शुरू में हम सेनेटर सलीम मांडीवाला से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है जो जरदारी साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई है और अब हुकूमत मौलाना फजल रहमान के जवाब का इंतजार कर रही है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पीटीआई के साथ चलेंगे या फिर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। ये एक अहम खबर है कि अगर मौलाना साहब हुकूमत के साथ चलने पर रजामंद हो जाते हैं तो ये बज़ाहिर पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका होगा। अब देखेंगे इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।